क्या 1 फरवरी को आया हुआ बजट इम्पोर्टेंट है? नहीं, बिकॉज ये जस्ट एक इंटरिम बजट है। फुल बजट तो जुलाई में आएगा। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे बजट पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2024 के केंद्रीय बजट को पेश कर दिया गया है। आ गया जी, क्या आ गया? बजट आ गया। और पिछले बजट्स में जो वादे किए गए थे, जो खर्चे किए गए थे, वो कितने पूरे हुए और क्या उनका रिजल्ट निकला। बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 1 फरवरी को डिक्लेयर हो चुका है। बजट पर हर एक नागरिक की नजर होती है, चाहे वो व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्टूडेंट हो, किसान हो या महिला हो। हर कोई बजट पर नजर लगाए बैठता है क्योंकि बजट के माध्यम से सरकार ये बताती है कि वो किसके लिए क्या क्या योजना लाने वाली है, स्कीम्स लाने वाली है, सब्सिडीज लाने वाली है, टैक्सेशन और फाइनेंशियल पॉलिसी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। क्या इस बार का बजट इम्पोर्टेंट है या नहीं, यह जानने से पहले हम लोग बड़े ही सरल भाषा में ये जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। कौन बनाता है ये बजट? बहुत सारे रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन और डाटा इकट्ठा करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम मिलकर बजट को ड्राफ्ट करते हैं। फिर जिस दिन बजट को पेश करना होता है उससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से इसका अप्रूवल लिया जाता है। क्या होता है यह बजट? बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर आने वाले साल के बनाए जाते हैं। मतलब जो बजट 1 फरवरी को आया वो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए है। इसके अलावा बजट में लास्ट ईयर के अचीवमेंट्स और शॉर्टफॉल की एक रिपोर्ट रहती है, लास्ट ईयर के रिवाइज डाटा रहते हैं, पर इस पर कोई स्पेशल अटेंशन नहीं रहता। टोटल फोकस आने वाले एक्सपेक्टेड फिगर पे रहता है। बजट में मुख्य तौर पर 2 पार्ट्स है। पहला रिसिप्ट, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहां से आएगा, और दूसरा एक्सपेंडिचर, एलोकेशन ऑफ फंड, किस सेक्टर में कितना खर्च करेंगे। रिसिप्ट्स या तो रेवेन्यू जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, परमिट फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज बाय गवर्नमेंट, या कैपिटल रिसिप्ट जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के शेयर को सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। ये भी 2 प्रकार के हैं। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें ना तो कोई एसेट में इंक्रीमेंट आती है ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ये एक रूटीन टाइप का एक्सपेंडिचर है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, जैसे ओल्ड एज पेंशन, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो या तो एसेट क्रिएट करता है या लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, रूरल डेवलपमेंट, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन्स। इकोनॉमिकली बजट में मेनली 3 टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं। पहला बैलेंस बजट, इसमें सरकारी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं। दूसरा सरप्लस बजट, इसमें गवर्नमेंट के रिसिप्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होते हैं। नॉर्वे, लीबिया, इराक, कातर, यूएई आदि कई सारे देशों में सरप्लस बजट होता है। ये मेनली बिकॉज इनके पास बहुत सारे ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेस है, सच एज पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तीसरा डेफिसिट बजट, यह सरप्लस बजट का उल्टा होता है। इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा होते हैं। तो फिर शॉर्टफॉल का पैसा कहां से आएगा? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एक्सेट्रा। इंडिया, यूएसए, जापान, इटली आदि बहुत सारे देशों का डेफिसिट बजट है। क्या डेफिसिट बजट हमेशा कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन का वीकनेस का सिग्नल देती है? द आंसर इज नो। सपोज आपको एक बीमारी है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख है और आपके पास सिर्फ 70,000 अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे? या तो ऑपरेशन मत करवाइए जिससे आपकी हेल्थ डेट्रोसिएट होती जाएगी, क्रिटिकल होती जाएगी, मे भी डेथ भी हो सकती है, या फिर आप 30,000 किसी और से बोरो करो और अपना ट्रीटमेंट करवा लो। जब आप ठीक हो जाओ बाद में तो पैसे कमा के रिटर्न कर सकते हो और एक हेल्दी जीवन जी सकते हो। सेकंड एग्जांपल, सपोज आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और आपके पास 70,000 अवेलेबल है। अब आप क्या करोगे? या तो 30,000 कहीं से बोरो करो और इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाओ, और या फिर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो डेफिसिट बजट ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है।
वैसे ही डेफिसिट बजट इसलिए भी होता है जब कंट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा बढ़ा दे, सब्सिडीज बढ़ा दे, ताकि पीपल पॉवर्टी से ऊपर उठ सके। पैंडेमिक सिचुएशन जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर या कोविड जैसे सिचुएशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, या फिर कंट्री अपने ओल्ड डेब्ट को रीपेमेंट करे। इससे फ्यूचर में इंटरेस्ट लायबिलिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं क्या इस साल 1 फरवरी को आया बजट इम्पोर्टेंट है? द आंसर इज ऑलरेडी नो, बिकॉज ये जस्ट एक इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट, यस, बजट दो टाइप से होते हैं। एक होता है एनुअल बजट जो हर साल पेश किया जाता है, और एक होता है इंटरिम बजट। या इंटरिम बजट तभी पेश किया जाता है जब जनरल इलेक्शन बहुत ही नियरर होते हैं। इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कुछ कंट्रोलिंग पावर मिल जाता है। उस कंट्रोलिंग पावर को यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाने देगा जो बाद में न्यू गवर्नमेंट जो आफ्टर इलेक्शन फॉर्म होगी उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। इवन अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर के स्पीच में ये कहा कि वो फुल बजट जुलाई में पेश करेंगे अगेन आफ्टर फॉर्मिंग न्यू गवर्नमेंट। और देश की स्थिति और माहौल को देख के यही लगता है कि बीजेपी ही वापस पावर में आएगी। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बजट स्पीच के दौरान पार्ट ए के एंड में एक लाइन थी, आई विल बी सीकिंग वोट ऑन अकाउंट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? जब तक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती है तब तक पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं बजट के एलोकेटेड फंड का प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज सैंक्शन किया जाए। नाउ सम हाइलाइट्स ऑफ इंटरिम बजट। जैसे हर साल कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, डिफेंस, रोड एंड हाईवेज, रेलवेज एंड अदर डिपार्टमेंट्स को फंड एलोकेट किया जाता है। इस बार भी किया गया है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करके। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1, विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। इस बजट की फाउंडेशन विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047, फोकसिंग ऑन डेमोग्राफिक, डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। नंबर 2, रूफटॉप सोलराइजेशन। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सोलर इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें 300 यूनिट पर मंथ करके इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी। इससे उन्हें 12 से 15 हज़ार तक सालाना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बच जाएंगे और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। नंबर 3, सर्विकल कैंसर। 9 से 14 ईयर के गर्ल चाइल्ड को एनकरेज करना है फॉर वैक्सीनेशन। हर साल अराउंड 1.24 लाख गर्ल्स इस सर्विकल कैंसर से ग्रसित होती है, जिसमें से अराउंड 77,000 का तो डेथ हो जाता है। नंबर 4, एक्सटेंशन ऑफ टैक्स बेनिफिट। स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को जो टैक्स बेनिफिट अप टू 31/3/2024 तक मिलने वाली थी, उसको 1 साल एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। नंबर 5, विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। इससे छोटे टैक्स पेयर जिनका टैक्स डिमांड अप टू 25,000 इफ बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2010 और उसके बाद का अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड है अप टू 2015 तो 10,000 तक विड्रॉल हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 6, नो टैक्स अप टू 7 लाख। ये तो तब होगा जब आप न्यू इनकम टैक्स रिजाइम ऑप्ट करोगे, जिसमें आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, वरना वही पुराना वाला इनकम टैक्स स्लैब चलेगा। नो मेजर चेंजेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो CA, CS, CWA की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अमेंडमेंट्स पढ़ने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। नंबर 8, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू 5.1% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड बिलो 4.5% बाय 2025-26। कैसे लगी अपनी बजट की वीडियो? इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और अगर आपको बजट रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।